11 अप्रैल 1970 अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक ऐतिहासिक मिशन लॉन्च हुआ। अपोलो 13 लॉन्च के 3 दिन बीत चुके थे और यह अंतरिक्ष यान चांद के बेहद करीब पहुंच चुका था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। स्पेसक्राफ्ट में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही घंटों में चांद पर कदम रखने वाले थे, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा स्पेसक्राफ्ट हिलने लगा। सभी सेफ्टी अलार्म्स बज उठे। एस्ट्रोनॉट्स ने तुरंत अपने इंस्ट्रूमेंट पैनल पर नजर डाली तो एक भयावह सच्चाई सामने आई। एक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो चुका था और जो दूसरा ऑक्सीजन टैंक था उसमें भी तेजी से लीकेज हो रही थी। अब हालात गंभीर हो चुके थे। ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी और वे पृथ्वी से करीब 3,20,000 किलोमीटर दूर थे, जहां कोई भी मदद भेजना नामुमकिन था। अब चांद पर जाना तो दूर की बात थी। सवाल ये था कि क्या ये एस्ट्रोनॉट्स जिंदा धरती पर लौट पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल दहला देने वाली कहानी में। अपोलो मिशन की शुरुआत 25 मई 1961 को हुई थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में घोषणा की कि अमेरिका दशक के अंत तक इंसान को चांद पर उतारेंगे और सुरक्षित वापस भी लाएंगे। इसी मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर कदम रखा। यह मानवता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस मिशन को देखने के लिए करीब 10 लाख लोग आए थे और यह पूरी तरह सफल रहा। इसके सिर्फ 4 महीने बाद 14 नवंबर 1969 को अपोलो 12 मिशन लॉन्च किया गया, जिसने एक बार फिर इंसानों को चांद पर पहुंचाया। इन दोनों मिशनों की सफलता के बाद अपोलो 13 मिशन की तैयारी शुरू हुई और इसे 11 अप्रैल 1970 को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसे देखने के लिए करीब 2 लाख लोग वहां मौजूद थे। इस मिशन का हिस्सा थे 3 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री, जिम लोवेल, फ्रेड हैच और जैक स्विगर्ट। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था और उन्हें चांद तक पहुंचने में कुल 3 दिन लगने वाले थे। मिशन के दौरान अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स लगातार पृथ्वी पर मौजूद कंट्रोल सेंटर से संपर्क बनाए हुए थे। अपोलो 13 मिशन का कंट्रोल सेंटर अमेरिका के टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में स्थित था। आगे की कहानी में जाने से पहले हमें अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट की डिजाइन को समझना होगा। अपोलो स्पेसक्राफ्ट 3 भागों से मिलकर बना था। पहला, लूनर मॉड्यूल। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में पहुंच जाता है। ये मुख्य स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतारता है। जब चांद पर एस्ट्रोनॉट्स का काम पूरा हो जाता है तो वे इसी लूनर मॉड्यूल के जरिए मुख्य अपोलो स्पेसक्राफ्ट में लौट आते हैं। इसमें अपना खुद का लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जो एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन और पावर सप्लाई देता है। दूसरा, कमांड मॉड्यूल। इसी में एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं। इसमें सभी कंप्यूटर और नेविगेशन सिस्टम लगे होते हैं जो धरती पर मौजूद कंट्रोल सेंटर से संपर्क बनाए रखने में मदद करते हैं। इसी मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट्स के रहने, खाने पीने और अन्य आवश्यक सुविधाएं मौजूद होती है। यही वह स्पेसक्राफ्ट है जो एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित धरती पर वापस लेकर आएगा। और तीसरा, सर्विस मॉड्यूल। इसका मुख्य काम कमांड मॉड्यूल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखना है। इसमें फ्यूल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और पानी जैसी जरूरी चीजें स्टोर होती है। इस मॉड्यूल में एक बड़ा इंजन भी लगा होता है जो अपोलो स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा में मोड़ने और स्पीड कंट्रोल करने में मदद करता है। अंतरिक्ष में अपोलो 13 का सफर अपनी सामान्य गति से जारी था। तभी ह्यूस्टन कंट्रोल सेंटर से एक कमांड मिली। ऑक्सीजन टैंक में लगे फैन को चालू कर दिया जाए ताकि लिक्विड ऑक्सीजन को मिक्स किया जा सके। दरअसल जब भी कोई स्पेस मिशन भेजा जाता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों को लिक्विड फॉर्म यानी तरल रूप में स्टोर किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कम जगह में अधिक मात्रा में गैस भरी जा सकती है, लेकिन अंतरिक्ष में तापमान बेहद कम होता है जिससे ये लिक्विड गैसें जमने लगती हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए ऑक्सीजन टैंक में एक फैन लगाया जाता है जो लिक्विड ऑक्सीजन की परतों को लगातार मिलाकर समान अवस्था में बनाए रखता है। इससे ऑक्सीजन की सप्लाई स्थिर रहती है। लेकिन जैसे ही जैक स्विगर्ट ने स्विच दबाया, अचानक ऑक्सीजन टैंक 2 में शॉर्ट सर्किट हो गया। कुछ ही सेकंड के अंदर अंतरिक्ष यान में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के कारण सर्विस मॉड्यूल में एक बड़ा छेद हो गया। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, स्पेसक्राफ्ट के सभी अलार्म बजने लगे। इधर धरती पर मिशन कंट्रोल सेंटर में भी अचानक अजीब तरह की रीडिंग्स दिखने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिशन कंट्रोल में बैठे वैज्ञानिकों ने तुरंत संपर्क किया। अपोलो 13 क्या हुआ? तभी जैक स्विगर्ट की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है।
सर्विस मॉड्यूल में 3 फ्यूल सेल्स लगे थे जिनकी मदद से अंतरिक्ष यान में बिजली सप्लाई की जा रही थी, लेकिन ब्लास्ट के कारण 2 फ्यूल सेल्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। अब सिर्फ एक ही फ्यूल सेल काम कर रहा था जो कि पूरे स्पेसक्राफ्ट को पावर देने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। अब एक और बड़ी मुसीबत सामने थी। ब्लास्ट के कारण एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि दूसरे टैंक की रीडिंग भी तेजी से गिर रही थी। जिम लोवेल ने तुरंत खिड़की से बाहर देखा और जो नजारा उन्होंने देखा उसने सभी के होश उड़ा दिए। ऑक्सीजन टैंक 1 से गैस तेजी से लीक हो रही थी। ये ऑक्सीजन न केवल एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने के लिए जरूरी थी, बल्कि स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल सेल्स को भी बिजली बनाने के लिए इसकी जरूरत थी। इसका मतलब था कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो न ही एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच पाएंगे और न ही स्पेसक्राफ्ट काम करेगा। अब मिशन कंट्रोल सेंटर के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि इन एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा धरती पर वापस कैसे लाया जाए। अपोलो 13 धरती से इतनी दूर था कि उन्हें वापस आने में करीब 4 दिन लगने वाले थे, लेकिन बिना बिजली, पानी और ऑक्सीजन के क्या वे 4 दिनों तक जिंदा रह पाएंगे? ऊपर से अंतरिक्ष की भी जमा देने वाली ठंड, जिसे सहना किसी भी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन था, क्योंकि पावर सप्लाई खत्म होने के बाद स्पेसक्राफ्ट के हीटर भी बंद हो गए थे। अब अपोलो 13 को सुरक्षित वापस लाने के लिए मिशन कंट्रोल ने एक प्लान तैयार किया। ये प्लान काम करेगा या नहीं कोई नहीं जानता था, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। सर्विस मॉड्यूल के फेल होने के कारण कमांड मॉड्यूल अब किसी काम का नहीं था। ऐसे में मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट्स को लूनार मॉड्यूल में जाने का आदेश दिया, लेकिन यहाँ भी एक नई चुनौती थी। लूनार मॉड्यूल को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसमें सिर्फ 2 लोग 20 घंटे तक रह सकते थे, लेकिन अब तीनों एस्ट्रोनॉट्स को इसमें कई दिनों तक सरवाइव करना था। मिशन कंट्रोल ने आदेश दिया कि लाइट्स और बाकी गैर जरूरी उपकरण बंद कर दिए जाएं। अगर सब ठीक रहता तो एस्ट्रोनॉट्स को 2 से 3 दिनों में धरती पर वापस लाया जा सकता था। इसके लिए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चालू करना जरूरी था, क्योंकि अपोलो 13 को यू टर्न लेना था और धरती की ओर मोड़ना था। हर एक वोल्ट कीमती था, क्योंकि बचा हुआ पावर पृथ्वी में री एंट्री के लिए चाहिए था। मिशन कंट्रोल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ब्लास्ट के बाद सर्विस मॉड्यूल को कितना नुकसान हुआ था। अगर इंजन चालू करते ही कोई और गड़बड़ी हुई तो पूरा स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो सकता था। इसीलिए अपोलो को धरती पर लाने के लिए एक दूसरा और लंबा रास्ता चुना गया। इस प्लान के तहत अपोलो स्पेसक्राफ्ट चांद का एक चक्कर लगाएगा और उसकी ग्रेविटी का उपयोग करते हुए धरती की ओर बढ़ेगा। लेकिन एक समस्या थी। जिस वक्त स्पेसक्राफ्ट में धमाका हुआ था वह अपने तयशुदा रास्ते से थोड़ा भटक गया था। इसका मतलब था कि अगर इसे अपने सही पथ पर नहीं लाया गया तो यह चांद के पास से गुजरकर सीधा अंतरिक्ष में खो सकता था। इसके लिए लूनार मॉड्यूल के इंजन को चालू करना जरूरी था। हालांकि लूनार मॉड्यूल के इंजन को बार बार चलाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन इस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। मिशन कंट्रोल के आदेश पर लूनार मॉड्यूल का इंजन चालू किया गया। स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे अपने सही पथ पर लौटा और चांद के पीछे पहुंच गया। इसके बाद इंजन को बंद कर दिया गया। अब अपोलो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर था। जब अपोलो 13 ने चंद्रमा की परिक्रमा पूरी कर ली और धरती की ओर मुड़ने का समय आया तो लूनर मॉड्यूल के इंजन को एक बार फिर चालू किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी से बाहर निकला और तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। लूनर मॉड्यूल सिर्फ 2 लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। इसका नतीजा ये हुआ कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ने लगी। हर सांस के साथ जहर बढ़ता जा रहा था। दरअसल धरती पर हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 को हमारा वातावरण आसानी से संतुलित कर देता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में यह संभव नहीं था। इसलिए अपोलो 13 में कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड कनिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। एक साधारण केमिकल रिएक्शन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता था ताकि एस्ट्रोनॉट्स के लिए हवा सुरक्षित बनी रहे। लेकिन समस्या ये थी कि लूनार मॉड्यूल का CO2 फिल्टर सिर्फ 2 लोगों के लिए बना था और यह केवल 36 घंटे तक ही काम कर सकता था, जबकि अब इसमें 3 लोग थे और उन्हें कम से कम 4 दिनों तक इसमें जिंदा रहना था। ह्यूस्टन कंट्रोल सेंटर के वैज्ञानिकों ने एक इमरजेंसी प्लान तैयार किया। उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को निर्देश दिया कि वे टेप, प्लास्टिक बैग, मैनुअल कवर और स्पेस सूट की नली का उपयोग करके एक अस्थायी कन्वर्जन फिल्टर तैयार करें। एस्ट्रोनॉट्स ने ह्यूस्टन के निर्देशों का पालन करते हुए एक अस्थायी CO2 फिल्टर बना लिया।
थोड़ी ही देर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरने लगा और संकट टल गया। अब अपोलो स्पेसक्राफ्ट धरती के बेहद करीब आ चुका था, लेकिन यह यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई थी। सबसे बड़ा खतरा था रीएंट्री का सटीक एंगल। अगर स्पेसक्राफ्ट बहुत तेजी से या बहुत सीधा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता तो वायुमंडल के घर्षण से यह जलकर नष्ट हो सकता था। वहीं अगर स्पेसक्राफ्ट का एंगल बहुत चौड़ा होता तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाता। ह्यूस्टन कंट्रोल सेंटर ने सटीक गणनाएं की और एस्ट्रोनॉट्स को बेहद सावधानी से दिशा निर्देश दिए ताकि स्पेसक्राफ्ट को सही एंगल से प्रवेश कराया जा सके। इस वक्त अपोलो स्पेसक्राफ्ट का एंगल पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए सही नहीं था। यह एंगल कमांड मॉड्यूल द्वारा तय किया जाता था, लेकिन कमांड मॉड्यूल तो बंद पड़ा था और लूनर मॉड्यूल में इस एंट्री एंगल को सेट करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को इसे मैन्युअली सेट करना था और अगर इसमें एक भी गलती होती तो पूरा मिशन खत्म हो सकता था। ह्यूस्टन कंट्रोल सेंटर ने तेजी से कैलकुलेशन की और एस्ट्रोनॉट्स को निर्देश दिए कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद तीसरी बार लूनर मॉड्यूल के इंजन को चालू किया गया और एस्ट्रोनॉट्स ने रीएंट्री एंगल को सफलतापूर्वक सेट कर लिया। लेकिन अब उन्हें रीएंट्री के लिए वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था और यही मिशन का सबसे खतरनाक क्षण था, क्योंकि रीएंट्री के लिए सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही डिजाइन किया गया था। जब कोई अंतरिक्ष यान वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वायु घर्षण के कारण यान की बाहरी सतह का तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अपोलो 13 के सर्विस मॉड्यूल को हुए नुकसान को देखकर यह डर था कि कहीं कमांड मॉड्यूल की हीट शील्ड भी क्षतिग्रस्त न हो। अगर हीट शील्ड खराब होती है तो पूरे स्पेसक्राफ्ट के जलकर राख हो जाने की संभावना थी। नासा के वैज्ञानिकों ने एक चीज पर पहले ही ध्यान दिया था। रीएंट्री के लिए पावर बचाने के लिए कमांड मॉड्यूल को बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था। इस वजह से रीएंट्री के लिए कमांड मॉड्यूल में रखी बैटरी में पर्याप्त ऊर्जा बची हुई थी। एस्ट्रोनॉट्स ने कमांड मॉड्यूल में वापसी की और उसे चालू करने के बाद सर्विस मॉड्यूल को अलग कर दिया। अब लूनर मॉड्यूल को भी अलग करने का समय आ गया था। आमतौर पर लूनर मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा में ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस मिशन में इसने एक अलग भूमिका निभाई थी, इसलिए इसे पृथ्वी तक लाना पड़ा। कमांड मॉड्यूल से लूनर मॉड्यूल को भी अलग कर दिया गया। अब अपोलो 13 का कमांड मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका था, लेकिन जैसे ही यह वायुमंडल में पहुंचा, रेडियो संपर्क पूरी तरह से टूट गया। नासा कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिक बेहद चिंतित हो गए। हर सेकंड भारी था। पूरे 4 मिनट 27 सेकंड तक कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर अचानक कम्युनिकेशन लिंक वापस जुड़ गया। अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित थे। 17 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 दक्षिण प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंड कर गया। नासा का यह मिशन अपने मूल लक्ष्य में असफल रहा, लेकिन इसके बावजूद ये सबसे सफल मिशनों में से एक माना गया। अपोलो मिशन इसके बाद भी जारी रहे और अपोलो 17 वह आखिरी मिशन था जब नासा आखिरी बार चंद्रमा पर गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही रोमांचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।